ओके पीपल, वी विल स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके जो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वी विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स? तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया हुआ है। कोई बोलता है कि भाई साहब ये पैसे का मतलब स्टडी है, हाउ टू मेक मनी। तो एक बहुत जो सही चीज आता है, देखो हम कौन सी चीज को बेच सकते हैं। आप समझ लो कोई चीज कोई कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप इकोनॉमिक्स में नहीं गिन सकते। जिस काम को करने के एक्सचेंज में आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि हम पैसा किस चीज का ले सकते हैं, किस चीज का ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये तुम मेरे क्लास में बैठे हो, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, इसका पैसा दो, क्या ये वाजिब होगा? तुम बोलोगे भाई मैं बाहर चला आता हूँ, ठीक है, मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, तो मैं उस चीज को बेच नहीं सकता। क्या मैं ऑक्सीजन बेच सकता हूँ? क्या मैं एयर बेच सकता हूँ? नहीं, ठीक है, इट इज अवेलेबल टू यू, ठीक है, सो ये मैं नहीं बेच सकता। ऐसा कोई भी चीज जो मैं बेच नहीं सकता वो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। कैन यू सर्वाइव विदाउट एयर? You can't. But is air is something that you have to pay for? No, it is not. Can you survive without sunlight? No, you can't. But is sunlight something that you are paying for? No, you are not. Okay? Can you survive without diamonds? Yes, but you pay a very high price. Can you survive without gold? Yes, but you pay a very high price. तो economics मतलब क्या हो जाएगा? Economics मतलब वो सारी चीजें जिसके लिए आपको भाई साहब पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो जिस चीज की कमी होगी उसी का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। भाई डायमंड्स रास्ते में नहीं बिखरे हुए हैं, ठीक है, डायमंड्स बहुत कम है, भले ही वो कोई यूज के नहीं है, लेकिन उसका भाई साहब वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से गोल्ड भी, ठीक है, भले ही वो मतलब उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है एज अ मेटल, उससे ज्यादा भाई साहब आयरन हमारे काम आता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्केर्स है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसीलिए उसका मूल्यांकन भी ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज बेसिकली प्राइस, हाई प्राइस्ड। तो आपके इंडेक्स में क्या क्या आ जाएगा? देखो, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, अ सोशल साइंस, कौटिल्य, कौटिल्य बेसिकली चाणक्य, ठीक है, चाणक्य इज रिगार्डेड एज द मेन पर्सन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इन्होंने डेवलप किया था इन इंडिया। कौटिल्य मतलब चाणक्य। की पॉइंट्स ऑन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है आपकी घर की बजट, ठीक है, घर का इकोनॉमिक्स, इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स किस तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स मतलब उलझन, कंफ्यूजन, फीचर्स ऑफ वेल्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बहुत बड़े स्तर पे जो इकोनॉमिक्स होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टडी दिस हियर, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में देखो, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इकोनॉमिक्स भाई साहब सिर्फ और सिर्फ आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इससे डीलिंग है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या? जिसमें आप लेन देन कर रहे हो, जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, सिर्फ इस चीज से भाई साहब डीलिंग है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देयरफॉर ऑल फाइनेंशियल मॉनेटरी डिसीजंस दैट वी टेक आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक्स। जितने भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे या मॉनेटरी डिसीजंस लेंगे, पैसे वाले डिसीजंस लेंगे, दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that investigates how people behave with the goal of allocating limited resources in a way that maximizes customer satisfaction, producer profitability and societal welfare। हमारे समाज में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है, उन चीजों की कमी है। तो इन रिसोर्सेस का जिनकी कमी है, जिनकी स्केर्सिटी है, उनको हम कैसे ऐसे बांटें कि सबको उसका शेयर मिले, ठीक है। सोसाइटियल वेलफेयर मतलब सोसाइटी में सब इसको उपभोग कर सकें, ठीक है। प्रोड्यूसर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोड्यूसर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए ना, जो उस चीज को बना रहा है
वो भी प्रॉफिट कमाना चाहिए, ठीक है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली। सो ये तीनों भी चीजें उसकी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका भाई साहब। तो इकोनॉमिक्स किस टाइप का साइंस है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब इसमें सोसाइटियल इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा। सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी इन सच अ मैनर such that it maximizes customer satisfaction. So कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा ये, ठीक है, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिटेबिलिटी देगा, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, एंड सोसाइटियल वेलफेयर, और सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। Science is the systematic body of knowledge. There are two main types of sciences. एक हो गया आपका natural science और दूसरा हो गया भाई साहब आपका social sciences, ठीक है। Natural science is the one whose laws are universally acceptable, ठीक है। अभी जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, ये तुम्हारे लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, इसके लिए भी सही, सबके लिए सही है, ठीक है। तो आपके जितने भी नेचुरल साइंसेज होते हैं उनके जितने भी लॉज होते हैं वो सबके लिए एक बराबर होंगे, ठीक है। सो नेचुरल साइंसेस के जितने भी लॉज होंगे, नेचुरल साइंस इज द वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। एक आदमी जो अमेरिका में बैठा हुआ है या रशिया में बैठा हुआ है उसके लिए भी न्यूटन्स लॉ सेम ही होगा, उसके इफेक्ट्स भी सेम ही होंगे, फोर्स, प्रेशर, ये सारी चीजें जो है तो सेम ही होंगी। कोई केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन कर रहा होगा तो उसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है। नेचुरल साइंस इज द वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। चारों तरफ भाई साहब पूरे यूनिवर्स में वो एक्सेप्टेबल है। The validity of the laws of natural sciences can be tested in the lab under controlled conditions. कोई नेचुरल साइंस का लॉ वैलिड है कि नहीं इसको हम लैब में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एनी नेचुरल साइंस लॉ वेदर और नॉट इट इज वैलिड और नॉट वी कैन प्रूव इट इन द लैब अंडर कंट्रोल कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशंस में हम इनको भाई साहब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन बेसिकली प्रूव इट। Therefore natural sciences are also called as exact sciences. इनको हम exact sciences बोलेंगे because of their empirical approach. Empirical approach मतलब बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या मैथ्स हो गया, these are known as natural sciences because these are made up of laws which are universally acceptable and these are made up of laws which can be proved in the lab, ठीक है, which can be proved in the lab. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे भाई साहब, natural sciences are also known as exact sciences, ठीक है। Economics are social science. Social science is related to study of some or other aspect of human behavior. ये भाई साहब human behavior के किसी एक aspect से basically related है। अभी ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग राज्यों में या अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, ठीक है। पीपल बिहेव एज पर देयर एनवायरमेंट, ठीक है, वो जिस पर्यावरण में है उसके हिसाब से उनका बिहेवियर होता है। तो सोशल साइंस को हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक कायदा या कानून किसी राज्य में एप्लीकेबल है या किसी कंट्री में एप्लीकेबल है, हो सकता है वो कायदा या कानून दूसरे कंट्री में एप्लीकेबल ना हो क्योंकि उसको जरूरत ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इफ यू ट्राई टू नो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड व्हेन दैट चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम, ठीक है, ये क्राइम है, लेकिन दूसरे देशों में ये क्राइम नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ क्राइम इन अदर कंट्रीज, ठीक है, क्लियर है, इट इज नॉट अ क्राइम इन अदर कंट्रीज। व्हाई भाई, क्योंकि आपका अदर कंट्रीज में ये क्राइम माना ही नहीं जाता है, उधर उल्टा डॉक्टर बता ही देते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है, ठीक है। बट इंडिया में इतना ज्यादा फीमेल इन्फेटिसाइड हो गया है, भ्रूण हत्या हुई है, इसके लिए यहाँ पे ये क्राइम माना जाता है। तो सोशल साइंस का जो पैटर्न है वो एम्पेरिकल नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस इज नॉट एम्पेरिकल, उसको आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एक कंट्री में जो एप्लीकेबल है वो दूसरा कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा। बट नेचुरल साइंसेस के जो लॉज हैं दे विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, बट सोशल साइंस के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो सोशल साइंस के अंतर्गत हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, दे आर सोशल साइंस इज रिलेटेड टू सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। Economics deals with the economic aspect of human behavior. It explains how human beings satisfy unlimited wants with limited means. तो human beings के पास भाई साहब बहुत सारे wants हैं, लेकिन उनके जो means या resources हैं वो बहुत कम है, ठीक है। So how they are fulfilling unlimited wants with limited resources or means, that is the study of economics. That is how we understand economics. Therefore economics आपका क्या हो जाएगा, एक social science हो जाएगा। In fact, it is referred to as the queen of social sciences by Paul Samuelson, ठीक है, जिसको हम
क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बोलेंगे, ठीक है, बाय पॉल सैमुएलसन, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस माइकअप, ये आपके जितने भी साइंसेस हैं दैट इज नोन एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जितने भी आपके सोशल साइंसेस हैं, रुको ना भाई साहब 5 मिनट, नहीं आपको नहीं, उनको बोल रहा हूं, ठीक है। सो इट इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बाय पॉल सैमुएलसन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के सारी चीजें पढ़ते हैं। वी बेसिकली को रिलेट टू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ओके पीपल, सो कौटिल्य बेसिकली वाज चाणक्य, और चाणक्य ने ये अर्थशास्त्र जो लिखा था, इन्होंने बेसिकली मगध एम्पायर को फाउंड किया था, फाउंडेशन रखा था मगध एम्पायर, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एम्पायर्स दैट हैज एवर बीन एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र में बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया था कि कैसे पूरे राष्ट्र में अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा टैक्स है, जो पैसा आता है, कैसे राजा को उसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना चाहिए, जो आपका प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का वगैरह, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो कौटिल्य ऑथर्ड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्राइटाइज द अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, ठीक है, वेल्थ का, इट इज नोन एज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो अर्थशास्त्र मतलब क्या हो गया? इट इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, कैसे हम वेल्थ को एक्वायर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। अर्थशास्त्र इज बेसिकली अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। तो ट्रीटाइज मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में इकोनॉमी का क्या रोल है, कैसे हम इकोनॉमी को बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करते हैं इन द पॉलिटिकल सिस्टम, दैट्स अ ट्रीटाइज, ठीक है। द की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज आर एज फॉलोज। क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भाई साहब बहुत क्रूशियल रोल है, ठीक है। तो अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्था कोलैप्स करती है तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत दूर तक जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर आपके आजू बाजू पाकिस्तान का इकोनॉमी क्रैश हो रहा है धीरे धीरे, श्रीलंका का इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू बेसिकली एडमिनिस्टर द इकोनॉमी, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो दूसरा क्या है भाई साहब? आपका फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स, मतलब आपका जो वेल्थ है इसको क्रिएट करना है, क्योंकि अगर देखो पैसा क्रिएट नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉन्स्टेंटली इंश्योर दैट मनी और वेल्थ इज क्रिएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर मनी या वेल्थ क्रिएट होता रहेगा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, देन इट विल बी वेल मैनेज्ड, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। ठीक है, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो हमको भाई साहब एक नेसेसरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, हमको प्रॉपरली चलाने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, तो जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज थे वो भी थे। अर्थशास्त्र सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज पे बेस्ड नहीं था, अर्थशास्त्र बेसिकली बेस्ड था कि कैसे एक पूरे देश में अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करें, कैसे रिसोर्सेज का फायदा सबको मिल सके, ठीक है। दैट इज अबाउट अर्थशास्त्र। तो की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन। एडम स्मिथ, अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. He has written various books on economics, but he is most famous for his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. ठीक है, so Adam Smith basically wrote a book, An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations. This was published in 1776. और Adam Smith की इस बुक में भाई साहब An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations, इन्होंने भाई साहब, he was regarded as the father of economics, और उन्होंने यहाँ पे economics को define किया है, ठीक है। He has basically defined economics. He has given the wealth oriented definition of economics, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हुआ है, और एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ. The key points of Adam Smith definition are as follows. Laissez-faire
दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका एक ग्रीक टर्म है, लाइसेंस फेयर, ठीक है। दैट इज इट मीन्स दैट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, फिर लोग आराम से धंधा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1970s और 80s में एक टाइम था जहाँ पे इसको हम बोलते थे लाइसेंस राज। अब ये लाइसेंस राज होता क्या है, व्हाट इज लाइसेंस राज? लाइसेंस राज के टाइम पे लाइसेंस राज के टाइम पे बेसिकली होता क्या था, व्हाट वाज देयर इन लाइसेंस राज, कि आपको कोई भी धंधा खोलने के लिए इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके जूते घिस जाएंगे। इसको हम लाइसेंस राज बोलते थे, कोई भी सिंपल सा। तो इसीलिए भाई साहब लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे, भाई साहब कोई एक गवर्नमेंट नौकरी कर लो या कोई प्राइवेट की नौकरी कर लो, ठीक है। नौकरी कर लो, बिजनेस खोलना तो मतलब दुश्वार था। फिर धीरे धीरे इसको रेक्टिफाई किया गया एंड बिजनेस वाज मेड इजी। आज की तारीख में हर दूसरा बंदा कोई बिजनेस या स्टार्टअप डालने की सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट देख रही है कि इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है कि हम सारे सेक्टर्स में लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट जॉब्स फॉर एवरीवन। सो व्हाई नॉट एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इनकरेज बिजनेस, सो दैट जितने ज़्यादा लोग बिजनेस में एम्प्लॉय होंगे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लाइसेंस फेयर इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ, तो आपका भाई साहब कैपिटल और वेल्थ का एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो द की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन आर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो नेचर का लॉ क्या है, ठीक है, नेचर कैसे इसको मेंटेन करती है, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये हम देखेंगे कि एडम स्मिथ के डेफिनेशन में। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, तो हम किसी भी चीज में जब ग्रोथ लाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी होता है। अब इसको समझिए, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे भाई साहब 11th स्टैंडर्ड का एक क्लास चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड का एक क्लास चल रहा है, 8th स्टैंडर्ड का एक क्लास चल रहा है, 7th स्टैंडर्ड का एक क्लास चल रहा है। सो हर एक स्टैंडर्ड्स का एक एक क्लास चल रहा है। अगर सबको एक साथ बिठा दिया जाए 1 से लेकर 12 तक और कोई एक टीचर पढ़ाए, विल दैट टीचर बी एबल टू डिलीवर हिज और हर मैसेज, और विल द स्टूडेंट्स बी एबल टू ग्रास्प व्हाट इज बीइंग टॉट? सो एक पूरा कंफ्यूजन वाला एनवायरनमेंट होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कैसा हो गया कि एक टीचर एक स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर दूसरे स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, तीसरा टीचर तीसरे स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है। इसी तरह से किसी भी कंपनी में एक कोई है जो क्वालिटी को मेंटेन करेगा, कोई है जो लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करेगा, कोई है जो भाई साहब रिक्रूटिंग को मेंटेन करेगा, हायरिंग को मेंटेन करेगा, कोई है जो अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स में भाई साहब नेचर का लॉ होता है और डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट। अगर हम प्रॉपरली लेबर को डिवीजन करेंगे तभी जाकर ग्रोथ हो पाएगा। एक ही इंसान अगर सब कुछ कर रहा होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर इन एडम्स स्मिथ्स डेफिनेशन, ठीक है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर का क्या लॉ है सारे इकोनॉमिक अफेयर्स में, हाउ इज नेचर डिफाइनिंग थिंग्स, ठीक है। तो नेचर का क्या लॉ है, दैट इज ऑल्सो देयर। सो ये सारे एस्पेक्ट्स एडम स्मिथ के डेफिनेशन में है। लायनेल रॉबिन्स, तो आपका भाई साहब अगर हम एडम स्मिथ का डेफिनेशन देखें, ठीक है, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर ही हैज गिवन द वेल्थ, ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसमें उन्होंने क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं उनके डेफिनेशन में, एक है आपका भाई साहब लाइसेंस फेयर, दैट इज इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी दखल अंदाजी गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक्स, ये एक पहला है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ, मतलब जितना ज्यादा हम कैपिटल को या वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे उतना हमारा इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, ठीक है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो नेचर का लॉ फॉलो होता है, आप क्वालिटी देंगे तो भाई साहब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, तो आपका भाई साहब किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर अगर होगा तो ही प्रॉपर ग्रोथ हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थियरीज। Lionel Robbins' definition of economics. Lionel Robbins was a modern economics and authored the book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, and that was way back in the year 1932. और इन्होंने भाई साहब क्या लिखा है, ही गेव द स्केर्सिटी ओरिएंटेड, और ये बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इट्स बेटर देन मे बी एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। So what has he got to say? Scarcity oriented definition.
जिस चीज की कमी होगी उसी को आप बेच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हवा नहीं बेच सकता, मैं आपको सनलाइट नहीं बेच सकता, हालांकि हवा या सनलाइट आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बट नोबडी कैन सेल यू दीज थिंग्स बिकॉज दे आर अबंडेंटली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल है। तो डिस्पाइट इसके कि ये बहुत कीमती हैं आपके लाइफ के लिए और मतलब इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इसको उठाकर हम बेच नहीं सकते, ठीक है। सो स्केयरसिटी, अभी देखो डायमंड जिसका यूज ही नहीं है, ठीक है, जिसका हार्डली एनी यूज है एज एन एलिमेंट, उसको हम कितने करोड़ों में बेच रहे हैं। गोल्ड जिसका कोई यूज नहीं है उसको हम करोड़ों में बेच रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्केयर्स हैं, दे आर नॉट फाउंड अबंडेंटली, दे आर लिमिटेड इन देयर रिसोर्सेज। ये भाई साहब लिमिटेड अमाउंट्स में ही मिलते हैं, ठीक है। सो जिस चीज की स्केयरसिटी रहेगी उसी चीज को आप बेच सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच इज स्केयर्स ओनली दैट कैन बी सोल्ड। इसीलिए ही गेव द स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक। So what is scarcity oriented definition? His definition states that economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses, ठीक है। तो what is he saying? जो ends हैं, हमको जो चाहिए और जिस चीज को लेकर हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो मतलब मीन्स दीज आर स्केयर्स, ठीक है। अभी मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, ठीक है। सो पानी पीना मेरा क्या हो गया? स्केयर्स मीन्स, और एंड मतलब मेरा प्यास को बुझाना, ठीक है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो स्केयर्स मीन्स इज बेसिकली द फूड दैट आई एम ईटिंग एंड एंड मेरा क्या है? टू सेटिस्फाई माई हंगर, ठीक है। स्केयर्स मीन्स एंड एंड्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। मतलब पानी को हम सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं करते हैं, उसको भाई साहब नहाने के लिए यूज करते हैं, उसको भाई साहब हम कपड़ा धोने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सो इट हैज गॉट ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। सो ऐसे चीजें हैं जिनके भाई साहब ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे डायमंड को हमने सिर्फ ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज नहीं किया, हमने उसको ग्लास कटिंग में भी यूज किया है, ठीक है। क्लियर है? सो दिस स्केयर्स मीन्स, ठीक है। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड को हम कैसे यूज कर रहे हैं? मे बी टू बिल्ड अप फर्नीचर्स, चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो ये आपका ज्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन माना जाता है। लायनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दिया था, because now he is connecting economics to a science which understands scarcity and puts the right value of things. जो चीज जितनी ज्यादा स्केयर्स होगी उसका भाव उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उसका भाव उतना ज्यादा बढ़ेगा। His definition states that economics is a science which studies human behavior. Human behavior का साइंस है, मतलब सोशल साइंस है ये, ठीक है। As a relationship between ends and scarce means which have alternative uses, और scarce means जिनके भाई साहब बहुत सारे uses हैं, alternative uses, ठीक है। तो जो fulfillment आप कर रहे हैं, तो key points of लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन, wants are unlimited, ये तो हमको मालूम है भाई साहब, ह्यूमन wants are unlimited, fulfillment of one want gives rise to the next, ठीक है। तो ये भाई साहब अनलिमिटेड है। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, आपके जो wants के फुलफिलमेंट के लिए जो मीन्स हैं दे आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, ये ज्यादा नहीं है। तो स्केयरसिटी है, ठीक है, आपके मीन्स की स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी मतलब कम में होना, ठीक है। तो दे आर नॉट वेरी मच इन अबंडेंस। वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, आपके वॉन्ट्स जो है तो प्रायोरिटी पे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप भाई साहब 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके लिए एक 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स बुक की कीमत होगी। कल जब आप 12th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो उसकी कोई कीमत होगी नहीं होगी, यू विल सेल इट ऑफ, ठीक है। और मे बी यू विल कीप इट इफ यू हैव सिबलिंग्स हु आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट ईयर और सो, ठीक है। तो वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। आज आपकी प्रायोरिटी है 11th स्टैंडर्ड का, तो इसीलिए आप उस बुक को रख रहे हैं। कल ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है, कल आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी। तो हमारे वॉन्ट्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी पे होते हैं। अभी अगर मुझे भूख लगी है और आप बोल रहे हो कि भाई साहब 2 मील दौड़ना पड़ेगा, तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, है ना। सो मेरा अभी प्रायोरिटी क्या है कि पहले मैं अपने हंगर को तो फुलफिल करूं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। तो आवर वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल, हमारे वॉन्ट्स ग्रेडेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो जितने भी हमारे मीन्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अभी एक बाल्टी पानी मैंने रखा है, उसको आप पी सकते हैं, उसको आप भाई साहब उससे खाना बना सकते हैं, उससे आप भाई साहब कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। और ये सारी तमाम यूजेस जो आप करेंगे वो आप पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है, हाउ यू यूज इट।
तो हर एक मीन्स का ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके प्रायोरिटी पे। अभी आपका प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज बेसिकली योर प्रायोरिटी? वेदर यू वांट टू प्रायोरिटाइज ऑन वॉशिंग क्लोथ्स, whether your priority is basically drinking water, whether your priority is cooking food, it all depends upon you. तो means के alternative uses होते हैं, आप means को कैसे use करते हैं, it depends on your priority, how you are prioritizing things, ठीक है? That's how you will basically use the means. लेकिन means आपके scarce होते हैं, ठीक है? Scarce मतलब limited, ठीक है? आपके भाई साहब ये they will be means are comparatively limited. Wants भले ही आपके unlimited हो, लेकिन means will be scarce or limited. Are we clear? Following are the basic concepts of microeconomics. Microeconomics मतलब घर का बजट, घर की व्यवस्था, ठीक है? घर में आप किन चीजों को खरीद रहे हैं, किन चीजों को भाई साहब ला रहे हैं, किन चीजों से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, these are basically microeconomics. Want, economic activity, personal income, personal disposable income, wealth, goods and services, utility, value, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? माइक्रोइकोनॉमिक्स. तो want बेसिकली क्या हो जाएगा? Want in simple wants, in simple words, want can be referred to as a need. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. ठीक है? तो want मतलब आपकी जरूरत तब तक रहेगी किसी चीज की जब तक आपका वो नीड फुलफिल ना हुआ हो, ठीक है? जैसे ही वो नीड फुलफिल हो गया उसकी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? जैसे आपने भाई साहब अगर पूरी बुक पढ़ ली है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर में आपको 11th स्टैंडर्ड की बुक्स आपकी कोई काम की नहीं है, until unless you have some siblings in your house, some relatives who might need it or some friends who might need it, otherwise you will plan to sell it off, ठीक है? So ये आपके want जो होते हैं, simple wants, in simple words, want can be referred to as a need. तो want आपका क्या है? एक need है, ठीक है? In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. तो आपका भाई साहब lack of fulfillment या lack of satisfaction, that will denote a want. आप भाई साहब fulfilled नहीं है या आप भाई साहब खुश नहीं है जो चीजें हैं, इसीलिए आपका एक want create होता है, ठीक है? You are not fulfilled or satisfied with what you have, only then there will be a rise of a want, ठीक है? So there will be a rise of a want. This feeling enables the individual to satisfy his want. So if a person is unfulfilled or unsatisfied, then only he will cater to fulfill his want, ठीक है? Economic activities can be classified into 4 types. एक हो गया आपका प्रोडक्शन, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को आपने प्रोड्यूस कर लिया लेकिन गोदाम में रख के नहीं रख लेंगे ना, उसको आपने प्रोड्यूस किया है गोदाम में या म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं, बेचने के लिए. सो यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, मार्केट में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एक्सचेंज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज? मतलब आपने गुड्स बेचा तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? पैसा. So that is what you are exchanging your goods for. And consumption, जिसको आपने बेचा वो आपका गुड्स कंज्यूम करेगा, ठीक है? वो उपभोक्ता होगा, ठीक है? So production, distribution, exchange and consumption, these are the 4 types of economic activity. We have 4 types of economic activity. Personal income, the earnings that a person receives from all sources is called his personal income. तो आपका जो भी जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा, उससे जो भी वो इनकम जनरेट करता है, that is known as personal income, ठीक है? The earnings. Personal disposable income, it is that part of the personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax, etc. जब आप इनकम करते हैं, so there is a corresponding tax that you pay. जब आपने कोई चीज इनकम की तो there is a corresponding tax that you generate और pay. तो ये टैक्स तो आपका जाएगा, इनकम आया इसमें से ये टैक्स गया, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इनकम एक बात होती है और डिस्पोजेबल इनकम एक बात होती है. पर्सनल इनकम मतलब जो टोटल पैसा आपने कमाया, द अर्निंग्स दैट अ पर्सन रिसीव्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड पर्सनल इनकम. इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो भी आपने सारे टैक्सेस को पे करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है आउट ऑफ पर्सनल इनकम, उसको हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. आर वी क्लियर ऑन द टर्म्स ऑफ पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल इनकम इज टोटल अर्निंग्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज आपका अर्निंग्स लेफ्ट ओवर आफ्टर यू पे योर टैक्सेस, ठीक है? दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है? वेल्थ आपका क्या हो जाएगा? वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग which has market value and can be exchanged for many. कोई भी ऐसा चीज जिसका भाई साहब मार्केट वैल्यू होगा और जिसको आप मनी के उस पे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? वेल्थ इज एनीथिंग. फॉर एग्जांपल जैसे आपका फ्लैट, ठीक है? जिस घर में आप रहते हैं,
अगर आप उसको बेचने जाए, विल यू गेट मनी? यू विल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको अगर आप बेचने जाए कल, तो उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिले, उसको हम बोलेंगे वेल्थ, ठीक है। जो पैसा आपके पास है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल द प्रॉपर्टी और ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन योर हाउस, दैट इज ऑल्सो वेल्थ। आपके घर में जो टीवी है वो भी आपका वेल्थ का पार्ट है, आपके घर में जो फ्रिज है वो भी आपके वेल्थ का पार्ट है, आपके घर में जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेल्थ, ठीक है। कितनी बार चीजें गिरेंगी? वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसको आप पैसे से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे वेल्थ। सो योर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ। योर प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ योर वेल्थ। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। भाई साहब, वेल्थ आप उसको ही मान सकते हैं जिसका कोई यूज हो। तो अ कमोडिटी हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपके घर के कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी होगी जिसको आप कभी यूज ही नहीं करते होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको आप वेल्थ नहीं मान सकते, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो आप किसी को बेचने भी जाएंगे, उसके लिए भी कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। सो टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, वेल्थ में वही सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। अ कमोडिटी मस्ट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उसका यूजफुलनेस होना चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। हाउ यूजफुल अ पर्टिकुलर थिंग इज, दैट डिसाइड्स इट्स वेल्थ, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब? स्केयरसिटी। स्केयरसिटी, कितना वो मतलब स्केयर्स है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, दीज विल बी स्केयर्स थिंग्स, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो दीज आर स्केयर्स थिंग्स। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब समझ लो भाई साहब, हिमांशु के पास एक प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रियांशु के पास एक प्रॉपर्टी है, एंड ही बेसिकली सेल्स इट, और रादर उसने प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, ठीक है। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबिलिटी। क्या हम प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम कर सकते हैं? क्या हम गाड़ी को दूसरे के नाम कर सकते हैं? क्या हम सारी चीजों को दूसरे के नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये एक चीज होना चाहिए वेल्थ का, वेल्थ कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी मतलब आपसे भिन्न। मेरी किडनी को मैं वेल्थ नहीं मान सकता, ठीक है, भले मैं उसको किसी को दे सकता हूं, वो एक्सटर्नल, इंटरनल चीज है मेरी, ठीक है। सो कोई भी चीज जो एक्सटर्नल में एग्जिस्ट करती हो, उसको हम वेल्थ बोलेंगे, ठीक है, उसको हम वेल्थ बोलेंगे, ठीक है। मेरा हार्ट, मेरा किडनी, मेरे आईज, भले ही मैं इनको डोनेट भी कर सकता हूं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वेल्थ, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल टू मी। एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू मी एंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू समबडी, which has a value for exchange, which has its utility and which is scarce as well, ठीक है, उसी को हम वेल्थ बोलेंगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग दैट इज satisfies human wants is termed as a good। तो ये एक भाई साहब गुड्स हो गया, ठीक है, ये एक गुड्स हो गया, ये लाइट एक गुड्स हो गया, ये पंखा एक गुड्स हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज गुड। कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करे, उसको हम गुड्स बोलेंगे। फर्नीचर, टेबल। और सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे आपने कोई गैजेट लाया, टीवी है या फैन है, ये किस पे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी सर्विस हो गई। आपने घर पे टैप हो, पाइप हो, सब लगा के रखा है, लेकिन पानी नहीं है, तो ये किस पे चलेगी? पानी जो अवेलेबिलिटी। तो ये जो वाटर सप्लाई है, दैट इज अ सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज अ सर्विस, वाटर सप्लाई इज अ सर्विस, ठीक है। सो आपकी जितनी भी चीजें हैं, इनको सर्विसेज लगेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज अ सर्विस, ठीक है। जो आप एजुकेशन एक्वायर करते हैं, दैट इज बेसिकली अ सर्विस। आपने अगर भाई साहब गाड़ी खरीदी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यू विल हैव टू बेसिकली गिव इट टू अ मैकेनिक, तो ये आपका सर्विस हो गया। तो ये सारी चीजें भाई साहब सर्विस के पार्ट है। तो योर लाइफ रन्स ऑन टू थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप जो गुड्स को यूज करते हैं और आप जो सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज गुड। गुड्स हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इनको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं हम इनको। They are also known as tangible assets. They can be felt, they can be seen, ठीक है। They have material existence. Services also satisfy human wants, but do not have any material existence. For example, आपके पास एक फोन है, उस फोन को यूज करने के लिए आपका एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, वो चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे भाई साहब आपका वोडाफोन हो, ये दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स।
तो जब तक ये सर्विस नहीं प्रोवाइड होगी तब तक आप फोन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप वोडाफोन या एयरटेल या जियो को छू सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ फोन को ही छू सकते हैं, ठीक है। सो इनका सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी का कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है। इसी तरह से आपका इंटरनेट कनेक्शन कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज अ सर्विस टू यू। आपका जो केबल चल रहा है घर पे, ठीक है, वो टाटा स्काई का हो या कोई लोकल केबल वाला हो, वो एक सर्विस है, ठीक है। सो सर्विस जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। टीवी का मटेरियल एग्जिस्टेंस है, फोन का मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। सो ऑल गुड्स विल हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, सर्विसेज डू नॉट हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, बट फॉर दीज गुड्स टू वर्क यू विल नीड द सर्विसेज, ठीक है। आपको भाई साहब सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। सो यूटिलिटी मतलब क्या होता है भाई साहब? यूजफुलनेस, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई और फुलफिल अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। तो एक जो कमोडिटी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है एक ह्यूमन वांट को फुलफिल करने की, उसकी भाई साहब बोलते हैं हम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल दिस बैग, इसकी यूटिलिटी क्या है भाई साहब? आपके बुक्स को कैरी करना, ठीक है, आपके गुड्स को कैरी करना, दिस इज इट्स यूटिलिटी। फर्नीचर, इसका भाई साहब यूटिलिटी क्या है? आप भाई साहब इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। सो गारमेंट्स जो आप पहन रहे हैं, तो ये सारी चीजों की यूटिलिटी अलग अलग है, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट दैट इज बेसिकली डिजाइंड और प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड हैज इट्स ओन यूटिलिटी, ठीक है। तो आपका कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू फुलफिल ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी होती है किसी भी कमोडिटी की टू फुलफिल ह्यूमन वांट, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। तो जैसे भाई साहब आपका कंप्यूटर एक टाइप का आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके जो सेल फोन्स हैं, ये अलग अलग टाइप की चीजें को फुलफिल कर रहा है। सो ऑल दीज आर बेसिकली देयर यूटिलिटीज, ठीक है। वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो दो चीजें हैं भाई साहब आपकी, एक वैल्यू में, एक आपका है वैल्यू इन यूज और दूसरा है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज। In simple words, value in use refers to the usefulness of a commodity. On the other hand, value in exchange refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity. ठीक है, तो आप देखोगे वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है। मतलब आज की तारीख में समझ लो मैं एक सेलफोन यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या यूज, कितना यूजफुल है, दैट इज बेसिकली माई वैल्यू इन यूज, ठीक है। How am I using it? Am I a heavy user or am I a low end user? मैं किन किन चीजों के लिए कितना टाइम मोबाइल में स्पेंड करता हूं मैं अपना, या कितना मेरा बिजनेस मेरा मोबाइल से होता है, या तमाम चीजें मैं कितना उस चीज को यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। और आज की तारीख में अगर मैं इस मोबाइल को रिप्लेस करके एक नया मोबाइल ले लूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितने पैसे और देने पड़ेंगे, सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज। ऑन द अदर हैंड, वैल्यू इन एक्सचेंज refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity, ठीक है। तो दूसरे commodity के terms में जब हम इसको express करते हैं, एक मिनट, okay, so value has two approaches in economics, that is value in use and value in exchange. In simple words, value in use refers to the usefulness of a commodity. एक commodity भाई साहब कितना useful है, that is called value in use, ठीक है। On the other hand, value in exchange refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity. मतलब अगर मैं कोई दूसरा मोबाइल लेकर आऊं तो कितना मुझे देना पड़ेगा, या अगर मेरे पास कोई गाड़ी है उसके एक्सचेंज में कोई दूसरा गाड़ी लेकर आऊं तो मुझे और कितना देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। ये आप देखोगे ना, ये आपका शॉप्स के बाहर लिखा रहता है एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, मोबाइल पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, या गाड़ियों पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, ओके। चलिए भाई साहब, अभी आपका सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट है? चारों के चारों करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। Choose the correct option. Statements incorrect with reference to Adam Smith का definition.
एडम स्मिथ का डेफिनेशन थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ही इज एक्चुअली नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस इज ऑथराइज्ड बाय एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दैट्स व्हाट ही सेड। इकोनॉमिक्स स्टडीज कॉमन मैन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे भाई साहब इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। कॉमन मैन का स्टडी नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट व्हाट ही सेड, ओके। की पॉइंट्स टू लायनेल रॉबिन्सन्स डेफिनेशन, ठीक है। वांट्स आर अनलिमिटेड, क्या उन्होंने बोला? मीन्स आर लिमिटेड, यस, स्केर्सिटी का डेफिनेशन था उनका। वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, वांट्स आर ग्रेडेबल एज एंड वी कैन प्रायोरिटाइज देम, ठीक है। वांट्स को हम ग्रेड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम उनको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, तो वांट्स आर ग्रेडेबल। मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4 है ना, 1, 2 एंड 4 सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 3 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। वांट्स आर बाय सब ग्रेडेबल, ठीक है, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटरेरी वर्क्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड देयर ऑथर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। एडम स्मिथ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। लायनेल रॉबिन्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भाई साहब आपका करेक्ट है, और एडम स्मिथ का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 and 4 आर करेक्ट, ठीक है, ओके। Complete the following statements by choosing the correct alternative. The origin of the term economics lies in the dash word oikonomia. What type of word it is? Greek. Okay, so this will be basically Greek. Clear? Okay. In 1933, Dash coined the term microeconomics and macroeconomics. Alfred Marshall, Sir Ragnar Frisch, Lionel Robbins, or Adam Smith? Sir Ragnar Frisch, ठीक है। Dash is an example of free good. Sunshine, water in river, air, all these are basically free goods. Complete the following statements by choosing the correct alternative. In the strict sense of economics, Dash is not wealth. Land, health, jewelry, building. हेल्थ इज नॉट वेल्थ। हम बोलते हैं भाई साहब हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हेल्थ आपका इकोनॉमिक्स के सेंस में वेल्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटरनल है। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है भाई साहब? सारे एक्सटर्नल चीजेस को ये कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हेल्थ। द एक्टिविटी इज कैरिड आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी, हॉबी और इन जनरल वेयर देयर इज नो मॉनेटरी एक्सचेंज आर कंसिडर्ड डैश इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो चैरिटी के लिए होती हैं, चैरिटी मतलब उसके एक्सचेंज में आप कोई पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल काम कर रहे हैं आप, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, तो ये हो गया आपका चैरिटी वर्क, ठीक है। हॉबी, कोई आपका हॉबी है भाई साहब, ठीक है, कोई ऐसा हॉबी है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और इन जनरल वेयर देयर इज नो मॉनेटरी एक्सचेंज, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है भाई साहब पैसे से, ठीक है। जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसके एक्सचेंज में आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप इकोनॉमिक्स में नहीं गिनेंगे, दैट इज प्योर चैरिटी वर्क, ठीक है। द एक्टिविटीज कैरिड आउट जस्ट फॉर द चेक ऑफ चैरिटी, hobby or in general where there is no monetary exchanges are considered dash in the sense of economics, useless, social, free or unproductive, they will be considered as unproductive, क्योंकि आपका ये पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यूजलेस नहीं बोल सकते हैं भाई साहब, हमारे समाज को सोशल कामों की जरूरत है, ठीक है। सोशल तो है ही, सोशल काम है ये सब, ठीक है। फ्री मतलब आप कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप कोई पैसा, समझ लो कोई डॉक्टर है वो फ्री में इलाज कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज फ्री, ठीक है। सो अनप्रोडक्टिव जरूर बोल सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव बिकॉज इट इज नॉट जनरेटिंग मनी, ठीक है, इट इज नॉट, और इसको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। Complete the correlation. Natural sciences are exact sciences. Social sciences, social sciences are abstract और behavioral sciences. Human behavior पे dependent sciences हैं ये, ठीक है। So these are abstract और behavioral sciences. Natural sciences को हम exact sciences भी बोलते हैं या empirical sciences भी बोलते हैं, क्योंकि natural sciences आपके universally acceptable हैं और उसको हम lab में prove कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो नेचुरल साइंसेस आर ऑल्सो नोन एज एग्जैक्ट साइंसेस और एम्पेरिकल साइंसेस, एंड सोशल साइंसेस बेसिकली आर व्हाट, सोशल साइंसेस आर बिहेवियरल साइंसेस। ये आपके ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए जो चीजें एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल हैं सोशली, वो दूसरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। ओके, फिजिक्स इज टू दिस एज साइकोलॉजी इज टू सोशल साइंस। साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, आपका इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, फिजिक्स आपका किस टाइप का साइंस हो जाएगा, या तो नेचुरल साइंस या तो एम्पेरिकल साइंस, दोनों भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेचुरल और एग्जैक्ट और एम्पेरिकल साइंस दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र रोट कौटिल्य, वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। अर्थशास्त्र रोट कौटिल्य, वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, scarcity oriented definition of economics was given by Lionel Robbins. Welfare oriented definition of economics was given by Alfred Marshall, ठीक है। Alfred Marshall ने welfare oriented definition दिया, मतलब इकोनॉमिक्स सबके वेलफेयर के लिए है, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो आपका देखो ह्यूमन वांट्स, कोई भी वांट आप देख लो, आपने एक वांट को फुलफिल किया, एक और वांट भाई साहब पनप जाएगा, ठीक है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, तो कल्चर के वजह से वांट्स आपके डिफरेंट होते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस पर्यावरण में रहते हो, तो उसके हिसाब से आपकी वांट्स होती हैं, ठीक है। दैट इज हाउ द वांट्स आर, ठीक है। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, जैसे आप समझो कि महाराष्ट्रियन अगर आप हैं तो आपका जो खाना पीना होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ बंगाली हैज़, और मे बी व्हाट अ पंजाबी हैज़, और मे बी व्हाट अ तमिलियन हैज़। तो ये आपके कल्चर के हिसाब से आपके घर में खाना बनता है, और खाना अगर बनता है आपके कल्चर के हिसाब से, तो आपका महीने का जो राशन आता होगा वो भी आपके कल्चर के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, हमारा खाना पीना अलग अलग है, हमारा रहन सहन, हमारे सोच विचार अलग अलग है, तो ये कल्चर से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमारे वांट्स अलग होते हैं। वांट्स आर रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद वांट्स हमारे आते ही रहेंगे, सो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग। वांट्स आर रेपिटेटिव इन नेचर, एक वांट फुलफिल हुआ तो दूसरा, दूसरा वांट फुलफिल हुआ तो तीसरा, तो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग। जैसे रेकरिंग इन नेचर, अभी आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, अब जीवन भर आपको भूख नहीं लगेगी भाई साहब, अगले 4 घंटे में फिर से लग जाएगी, ठीक है, तो रेकरिंग है, ठीक है। सो दिस कॉल्ड रेकरिंग इन नेचर। वांट्स डिफर विद जेंडर, जेंडर के हिसाब से वांट्स डिफर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल के वांट्स अलग अलग होते हैं, इनका मतलब कपड़ा जो होता है, गारमेंट्स जो होते हैं, दे आर डिफरेंट, ठीक है। द वे दे ड्रेस देमसेल्व्स अप, दे आर डिफरेंट, कॉस्मेटिक यूज डिफरेंट है, सो दे डिफर विद जेंडर। दे डिफर विद एज एज वेल, ठीक है। तो एज के साथ कैसा होता है, जैसे समझो कि एक 0 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में, 15 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में, और 65 एंड अबव के बीच में, 3 एज कैटेगरीज में हम जनरली एक पूरे इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपने स्टेट बोर्ड में एक आपका एक चैप्टर हुआ करता था जहाँ पे आपने इंडिया और ब्राज़ील के कंपैरिजन को पढ़ा था, और उसमें इंडिया और ब्राज़ील में ब्राज़ील ने अपने पॉपुलेशन को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है, वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। लेकिन एक चीज में इंडिया आगे निकल रही है कि भाई साहब आपका जो 15 से लेकर 65 ईयर्स का एज ग्रुप है ये ज़्यादा है, ठीक है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। तो भले ही हमारा पॉपुलेशन में हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, लेकिन ये 50 से लेकर 65 का एज ग्रुप जो है इट इज़ हाईली देयर, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, तो द रीज़न व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एज हियर इज़ कि अभी जैसे आज की 1920s में या 1940s में, ठीक है, आपका एवरेज एज हुआ था 40 ईयर्स। इंडिया में एवरेज ईयर वाज अराउंड 40 टू 45 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि 40-45 साल में सब लोग मर जाते थे, इसका मतलब ये है कि डेथ रेट बहुत हाई था। हमारे ज़्यादा करके जितने भी डिजीजेस थे, वी वेर नॉट हैविंग मेडिसिन फॉर देम। क्या हुआ? नहीं वो नहीं आए, ठीक है। वी डिडंट हैव मेडिसिन फॉर देम बिकॉज ऑफ विच एवरेज एज वाज लेस, इट वाज अराउंड 40 टू 45 ईयर्स आपका एवरेज एज था। अभी हमारा मेडिसिन इंप्रूव हुआ है, हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, हमारा डॉक्टरल साइंस इंप्रूव हुआ है, तो हमारा एवरेज एज इज नियरली टचिंग 75 ईयर्स, ठीक है। अगले 50 सालों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के हिसाब से, या अगले 20 सालों में दिस वुड बी नियरिंग 90 ईयर्स। समझ में आ रहा है? ये
एवरेज आपका 90 ईयर्स हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सब लोग 90 में ही मरेंगे, हो सकता है कोई जल्दी भी मर जाए, लेकिन एवरेज विल इंक्रीज। अगर आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी 65 से लेकर 65 प्लस वाले की लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। सो इफ यू आर प्लानिंग बिजनेस, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूं तो व्हाई नॉट केटर टू देयर नीड्स। अभी 65 प्लस के लोगों की तादाद अगर बढ़ने वाली है ड्यू टू आवर एवरेज एज राइजिंग, then we should talk about things like old age homes या केयर टेकिंग या ओल्ड एज को मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स आ सकता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, वॉन्ट्स डिफर विथ एज। तो आपके एज में जैसे आपका 65 प्लस में आपके भाई साहब मेडिसिनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपके डॉक्टरल जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 0 से 15 में आपका एजुकेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, अलग अलग लोगों की भाई साहब अलग अलग प्रेफरेंसेस है। किसी को कुछ चाहिए जीवन में, किसी को कुछ और, किसी को कोई मोबाइल पसंद है, किसी को दूसरा, किसी को भाई साहब ये बैग पसंद है, किसी को दूसरा। तो दिस आर बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट का एक ही चीज़ नहीं देखेंगे, बहुत सारे तरीके और मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे, इसलिए क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, एंड वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन्स। अभी भाई साहब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो रेनकोट के साथ या अम्ब्रेला के साथ निकलेंगे। नवंबर दिसंबर में ये आप नहीं करेंगे, या जनवरी में अभी आप नहीं करेंगे, फरवरी में भी नहीं करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून में भी नहीं करेंगे। बट नाउ ड्यू टू सीजन्स यू आर बेसिकली यू आर सपोज टू कैरी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट कैन रेन एट एनी टाइम। ठीक है, सो ये सारे आपके वॉन्ट्स हैं विच आर अनलिमिटेड, दे डिफर ड्यू टू कल्चर, दे आर रेकरिंग इन नेचर, दे डिफर विथ जेंडर, दे डिफर विथ एज, दे डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस एंड दे डिफर विथ सीजन्स एज वेल। ठीक है, ओके, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।